Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद निशित। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन, नमस्कार। मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब हेडलाइंस के साथ है निशित कुमार। द हेडलाइंस: India is a ray of hope for the 21st century world, says the Prime Minister. Narendra Modi says talent, technology, innovation and industries have made significant mark throughout the globe. Key domestic indices witness modest gains. Sensex closes near 61,900 level. Nifty settles above the 18,400 points. And the rupee strengthens 16 paise against the US dollar. भारत 21वीं सदी के विश्व के लिए एक आशा की किरण है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि हमारी प्रतिभा, तकनीक, नवाचार और उद्योग ने विश्व भर में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। प्रमुख घरेलू सूचकांक मामूली बढ़त में रहे। सेंसेक्स 61,900 के करीब बंद हुआ। निफ्टी 18,400 के स्तर को पार कर गया और रुपए में डॉलर के मुकाबले आई 16 पैसे की तेजी। Market Mantra. Prime Minister Narendra Modi has said that India is a ray of hope for the world in the 21st century. He said India is moving with an unprecedented speed and scale today, and the country's talent, technology, innovation and industries have made their significant mark in the world. Addressing the Indian community event in Bali, Indonesia today, the Prime Minister said the country's self-sufficiency in medicines and vaccines during the COVID pandemic benefited the world. On close cultural ties with Indonesia, Mr. Modi said India and Indonesia are connected by shared heritage and culture. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन से इतर अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने क्वाड और I2U2 सहित सभी समूहों में भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी और घनिष्ठ सहयोग के लगातार बढ़ने की भी सराहना की। वे भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 में घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने पर भी सहमत हुए। श्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से भी मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के लिए इंडोनेशिया के समर्थन का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने G20 में भारत की प्राथमिकताओं को भी उजागर किया। क्या कहेंगे आप उदयन, ये जो G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने जा रही है, ये कितना बड़ा आप एक कहें कि उत्सव मानते हैं देश के लिए? एक इतने बड़े पैमाने पर हमें लीडरशिप रोल मिल रहा है, क्या रोल आपको लगता है हम प्ले कर सकते हैं, खासकर ऐसे सेंसिटिव साल में जब कोविड का भी असर है और यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट का भी असर है वर्ल्ड इकोनॉमी पे? देखिए, जैसे ये फॉर्मेशन ऐसा फॉर्मेशन है जहाँ पे पश्चिमी देश और हमारे जैसे उभरते हुए अर्थव्यवस्थाएं जो हैं, जो काफी रैपिडली आगे बढ़ रहे हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन है। और पश्चिमी जो देश, चाहे वो यूएस हो, दूसरे हैं, उनके एक विचारधारा है, एक दृष्टिकोण है। और हमारी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, हम लोगों की अपनी एक विचारधारा अलग तो नहीं है, कई जगह में कॉमन एरियाज हैं, पर एक उसमें एक बैलेंस आना, एक संतुलन लाने का काम जो है, और एक यूनिफाइड पर्पस सबसे 20 बड़े अर्थव्यवस्थाओं का होना एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फोर्स बन सकता है। और आप अगर कोऑर्डिनेटेड मूव्स अगर होते हैं, जैसे कि हमने कोविड के समय देखा कि
कई राष्ट्रों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, पर कई राष्ट्रों के बीच में था, और क्योंकि हम आपस में समन्वय और कोऑर्डिनेशन था, तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस को में रिस्पॉन्ड करने में सहायता मिली और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा। तो कॉमन जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो हेल्थ चैलेंजेस हैं इमीडिएट, आपके क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए जो चैलेंजेस हैं, जिसमें हम वो इस टाइप की बातचीत कर रहे हैं, जहाँ पे कोऑपरेशन की जरूरत है। फिर ये एक और मंच बन जाता है जहाँ पे मान लीजिए दूसरे जो मंच हैं, दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पे वो डिस्कशन हो रहा है, यहाँ पे दोबारा बातचीत करने का सिलसिला बरकरार रहता है, एंगेजमेंट का सिलसिला बरकरार रहता है। जैसे इस समिट में नए जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात करने का हमारे प्रधानमंत्री को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो कई बार क्या होता है कि आपको ज्यादा वक्त का इंतजार नहीं करना पड़ता है। तो हम जो अभी हैं, काफी नेटवर्क्ड वर्ल्ड एट द टॉप, वहां से उस एक वर्ल्ड में रह रहे हैं, और वहां पे इम्पोर्टेंट है, फास्ट मूविंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो कई बार मान लीजिए इंटरनेशनल टेंशन, जैसे यूक्रेन और रूस के बीच में, वहां पे उसके जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं, उसको एड्रेस करने के लिए भी एक कॉमन थॉट प्रोसेस की जरूरत होती है। एक मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र जो है, यूनाइटेड नेशंस में कई बार इतने सारे देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन का जो हिसाब किताब होता है, वो ऐसे स्लाइटली स्मॉलर बट इम्पोर्टेंट जो मंच हैं, ग्रुपिंग्स हैं, वहां पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि वहां पे क्या कंसेंसस बनेगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, और डिफरेंसेस को नैरो करके कैसे आप उसको सर्कमवेंट करेंगे। तो G20 का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, और स्पेशली जो क्लाइमेट चेंज, सप्लाई चेन रिलेटेड सिक्योर करना, फूड क्राइसिस जो हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच के वजह से दूसरे देशों में जो हो रहा है, वहां पे इनको लीड लेनी पड़ेगी G20 देशों को, ताकि अफ्रीका और दूसरे जो देश हैं जो खाद्य पदार्थ के लिए डिपेंडेंट हैं, जहां पे फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वो उसके ऊपर कंट्रोल हो। तो ये सब कई बातें हैं जहां पे, और वहां पे एक मॉडरेटिंग फोर्स का काम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि पश्चिमी देशों का तो अपना एक नजरिया है, वो अपने हिसाब से देखेंगे, पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉपुलेशन तो एशिया में है। तो इसलिए हमें ख्याल रखना, जैसे कि इंडोनेशिया का पॉपुलेशन और भारत का पॉपुलेशन और चीन का अगर पॉपुलेशन ले लेंगे, तो मुझे लगता है कि विश्व के 35 से 40% तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो कम से कम 1/3 तो पॉपुलेशन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, जहां पे पॉपुलेशन हो रहा है। ऐसी ग्रुपिंग में दोनों जो समूह हैं, उनके बीच में विचारों का आदान प्रदान हो, और भारत एक बैलेंसिंग रोल प्ले कर सकता है, एक डायरेक्शन यूनिफाई करके एक यूनिफाइंग फोर्स बन सकता है। Udayan, earlier we used to see that in any such grouping or a fora or a platform, there would be agreements or understandings mostly concerning the strategic affairs or defense cooperation or things like that in a macro sense. But now with the emerging times, emerging technologies and the changing times, especially post-COVID now, we are moving in a very fast-paced manner. So what other areas besides these core areas, as we talked earlier, do you see India kind of collaborating with mostly the developed and also the developing countries who are coming up with India? Well, if you look at economically, what almost every country is trying to do is, let's go back, say 7-8 years back, maybe even 10 years back, there was almost unfettered globalized economy, where something, it still is, there's no doubt about it, but COVID and some of the other developments, what they have done is made countries conscious that their economy should not get disrupted. So essential inputs and their final finished products or services, they should get secured. They don't get disrupted by political and health crisis. So from
most efficient supply chain, if I were to put it within quotes, people are talking about resilient supply chain. So you want to do it, you don't want your economic activity, economic growth to get disrupted. That's number one. Second important thing has become sustainable economic growth. So if you are growing at say 5%, 6%, 8%, you want to keep growing at that pace. So you don't want to run out of natural resources and other resources at some point of time. So you want a predictability, you want stability. So from an efficiency, people have come to resilience and sustainability and stability. So anything and everything that will come under it, whether it's technology transfer, joint development of technology, access to markets, and access to markets means everything, healthcare, from healthcare to medicines, to food products and so on and so forth. That's what you would want to do. So the question is, when the largest countries and economies get together and are having a discussion, what they are trying to do is they're trying to open up, see what are the lines of cooperation. So you would be seeing, even as the reporting is going on, people are talking about trade pacts and trade understanding. Those statements are coming through. So at a bilateral level, what are the openings one can, in terms of groupings? I think you mentioned about Quad and other. So there are others within this. There are groupings. So you would want market access. You would want cooperation. You would want a joint development, a joint strategy, joint approach, and maybe a minimization of differences. So that's also what you would want. If there are things which are irking two countries, then what you would want to do is you want to contain it, isolate it in a pocket and make sure that, the 10 or 20 or 30 other items which are important, you don't lose out on them. Because there's no doubt, Nishit, that the global economic growth has moderated. And it is going to remain in a moderate sort of phase for some time to come. So any global economic forecast you would have seen, you would see that the estimates are going down. So there's a moderation that's happening. In such times, what you want to do is you would want to make the maximum out of any opportunity from cooperation. तो आप क्या कहेंगे, भारत का एक कुछ समय से एक मुहिम रही है कि जो सर्विसेज प्रधान हमारी इकोनॉमी है, उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए एक्सपोर्ट्स के माध्यम से, और मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस तरह के जो मुहिम अलग अलग चलाई है सरकार ने, स्टार्टअप इंडिया, ताकि मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बढ़ावा मिले। और जो आपने बोला कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उन पर बहुत प्रगति हुई है, आपको लगता है ये जो मुहिम है इसको और बल मिलेगा हमारी G20 प्रेसिडेंसी से? एक लीडरशिप पोजीशन होगी भारत की, वो इस डायरेक्शन में भी हेल्प करेगी? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये हो ही रहा होगा। रिपोर्ट्स उतनी ज्यादा आती नहीं है, पर जरूर हो रहा होगा, क्योंकि हर देश जो है, आप देख लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स ने चिप्स एक्ट, जो भी है नाम, वहां पे सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के एक बहुत लीडरशिप लेने का पूरा उन्होंने ह्यूज बिल निकाला है, और पे इन्वेस्टमेंट्स होंगे। तो जहां पे भी इतना बड़ा काम हो रहा है, वहां पे अगर आप पार्टनरशिप ढूंढते हैं किसी भी लेवल पे, तो वहां पे क्या होता है, वैसे तो वो उस देश की में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, पर जब भी आप बहुत बड़े तादाद में, बहुत बड़े स्केल में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप पार्टनर कंट्रीज या पार्टनर एंटिटीज ढूंढते हैं। तो अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग किसी और देश में भी हो रहा है, पर भारतीय जो उपक्रम है वो उनके साथ जुड़ जाते हैं किसी तरीके से, चाहे वो आईटी हो या कोई और तरीके से जुड़ जाते हैं, तो उससे भी हमारा देश बेनिफिट करता है। सिमिलरली दूसरे देश जो है, मान लीजिए डिफेंस, रक्षा के जो इक्विपमेंट हैं, वो अगर मेक इन इंडिया के अंडर, प्रोग्राम के अंडर बन रहा है, तो विदेशी जो कंपनियां हैं जिनके पास वो टेक्नोलॉजी है, वो अगर पार्टनर करके बनाते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत जबरदस्त निकलते हैं। ऑलरेडी हम मेक इन इंडिया में जो मिलिट्री व्हीकल्स और दूसरी कुछ आउटपुट्स हैं, उसमें ऑलरेडी हम रिजल्ट्स देख रहे हैं।
इनफैक्ट अगर कोविड की हम बात करें, जो अभी लेटेस्ट चैलेंज है, जिस पर भी हाउ टू डील विद इट, वो भी एक इशू है G20 के सामने, उसमें भी हमने अपनी जो एक प्राउवेस है उसको दिखाया कि हमें कितनी क्षमता है नए प्रोडक्ट्स बनाने की, जो पहले कभी थे भी नहीं, PPE किट्स हो या वैक्सीन्स हो। सो आपको लगता है कि अभी भारत को ये जो एक क्राइसिस पीरियड रहा, उसमें भी अपनी क्षमता दिखाने का एक भरपूर मौका मिला? बिल्कुल मिला। और आप देखेंगे कि हमें कई देशों ने हमारे सरकार को धन्यवाद किया है। बट क्लासिक केस तो हम वैक्सीन रही, क्योंकि उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो ओरिजिनल रिसर्च किसी और देश का था, मास स्केल में प्रोडक्शन हमारे यहाँ हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ वो क्षमता थी और वो कैपेबिलिटी थी, और हमने उसको एग्जीक्यूट करके दिखाया कि कितनी बढ़िया तरीके से वो एग्जीक्यूट किया जाता है। तो आज हम मोबाइल फोन खोल के हम अपने पूरा वैक्सीन रिकॉर्ड देख सकते हैं। दूसरे देशों में तो लोग कागज लेके घूम रहे हैं। तो ये फिनेस, ये स्किल हमारे में है, और ये मुझे लगता है ये विथ कोऑपरेशन एंड एक्सप्लोरेशन हमें आगे लेके जाएगा। Talking of, as you said, talking of the capacity to manufacture the vaccine on that large scale, that is one thing, but the world having that confidence in India that India can do that is quite another, and we have done that. And on that note, it's time to slip into a quick commercial break, but do stay tuned in because we have lots coming up on the other side. अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। शेयर बाजारों का रुख करने से पहले श्रोताओं को बता दें कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पैवेलियन का उद्घाटन किया। पत्रकारों से बातचीत में श्री राणे ने कहा कि मेले का आयोजन भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि व्यापार मेले में 750 स्टॉल लगाए गए हैं। एमएसएमई के 74% स्टॉल महिलाओं को निःशुल्क दिए गए। और अब चलते हैं शेयर बाजार की ओर। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक में आज शुरुआती गिरावट के बाद बढ़त का रुख आ गया और वे मामूली वृद्धि पर बंद हुए। वैश्विक शेयर बाजारों से संकेत सकारात्मक रहने के बीच सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में वृद्धि दर्ज हुई। सेंसेक्स 61,900 के करीब बंद हुआ और निफ्टी 18,400 के ऊपर जा पहुंचा। कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.4% की वृद्धि से 249 अंक बढ़कर 61,873 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.4% की ही बढ़त से 74 अंकों पर 18,403 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.08% की बढ़त में रहा, लेकिन स्मॉल कैप सूचकांक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। The key domestic stock indices today witnessed modest gains, recovering early losses. The BSE Sensex and the NSE Nifty both rose amid positive cues from the global share markets. The Sensex closed near 61,900 level, while the Nifty settled above 18,400 points. The Sensex climbed 249 points or 0.4% to close at 61,873. The Nifty also rose 74 points or 0.4% to end at 18,403. And in the broader market, at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index added 0.08%, while the small-cap index ended flat. In the Sensex pack, 20 companies posted gains, while 10 logged losses. Power Grid was the top gainer as it added 2.2%, followed by ICICI Bank, which surged 1.9%. Bharati Airtel and Dr. Reddy's Lab both added 1.6% each. On the other hand, Bajaj Finserv declined 0.8%, ITC fell 0.6%, Kotak Bank slipped 0.5%, and Reliance ended 0.4% down. And in the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 14 sectors logged gains while 6 logged losses. Oil and gas index climbed 1%, telecom and auto both gained 0.8%, and the banking sector added
6.7%. On the other side, metal index declined 0.6% and the capital goods sector slipped 0.2%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,616 companies gained while 1,905 fell. Shares of 114 companies remained unchanged. Otian, is it time for the markets to consolidate now? Because as we have been seeing in the past few sessions, of course, the previous month we saw a lot of the red flags, but now in this current month we see that it's consolidating. And where do you see this going from here? Well, Nishit, currently the optimism in various markets, including ours, is stemming from the fact that the inflation figures in the US, I mean, that's what started. It didn't rise as much. The figures turned out to be lesser. Now there's this whole hope that because of those figures, which is below 8% for the first time in this year, I think, the Federal Reserve may not hike the rates at the rate it was doing. And if you were to believe the experts at the moment, most of them are thinking that in December Federal Reserve is going to hike the rates by only 50 basis points. So but that's an episodic thing. A data point came out, a data headline came out, and the markets reacted to it. Of course, in our country also, it seems that it's come down below the 7% level, and in terms of, if you leave aside the cereals, vegetables, and some other prices, they are also showing a slight downward movement. Yeah. So those are positive signs, which we think that RBI, a lot of experts think that the RBI may not be, do the rate hiking, may not be that stiff and that aggressive. Now that is more out of hope. Now, don't be surprised if you get some comments, and there's a particular Fed president who's going to be speaking today. So don't be surprised if they come back and they reiterate that they're going to keep hiking the rates. So the interesting part, Nishit, is this: that every time the market sees the economy doing badly in the US, I'm talking about the US, ironically the markets start doing well. So it's perverse. Normally what happens is you get great results, everything is wonderful, and markets would go up. Here the reverse is happening because the run-up that happened from 2020 onwards was because of so much of cash that got pumped in. And it's like somebody having a party, a crazy party, and getting addicted to all the drinks out there, and now you're having that hangover. It's almost like that. So you want more and you want more. It's like a person who wants more, rather. So that's where it is. So every time you're going to you're going to get a headline or a data set which might indicate that Federal Reserve may not hit do a rate hike aggressively. Markets are going to go up. They're calling it the Fed pivot. Okay. But the more objective, and that's how I see it, the more objective people are saying that it's triumph of hope over reason. The reason is this, that the Federal Reserve needs to bring the inflation down. 7.7% is way higher than what it was about a year back. Yeah. So you have to bring it down. And if the Federal Reserve sees the markets behaving the way it is, it's not going to help its cause. So it will work for them to continue doing that, because if they don't do it, they will not succeed in bringing the inflation down. But उधर अगर inflation का भी हम बात करें तो gradual decline होना चाहिए. एकदम अगर crash करते हैं prices, बिल्कुल, that is not good. बिल्कुल, completely agreed. And यही लोगों का argument है कि अगर एकदम से economic activity गिरती है तो प्रॉब्लम है. पर सोनू, ये भी प्रॉब्लम है कि कोई भी सेंट्रल बैंक के पास ये ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है इस चीज को कामयाबी के साथ करने का. या तो आप ज्यादा कर जाते हैं या आप कम कर जाते हैं. वो परफेक्शन नहीं, ये लैग इफेक्ट है. बिल्कुल, और समझना मुश्किल है. आप कुछ करते हैं, उसका रिजल्ट देखते देखते बाद में दिखता है, फिर आपको पहले नहीं मालूम चलता. तो दैट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज एज वी गो अहेड.
एंड बस एक चीज, सेंसेक्स कल 170 अंक गिरा, लेकिन एफआईआईज फिर भी नेट बायर्स रहे कल। 1089 उन्होंने करोड़ रुपए की खरीदारी की। सो आपको लगता है कि एफआईआईज अभी उनका रुख काफी पॉजिटिव है भारतीय बाजार की? बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि आप चारों तरफ अगर देखें, जापान के जो आंकड़े आए हैं वहां पे तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। आप दूसरे ऑल्टरनेटिव देखें, यूरोप में हम विंटर में बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन देखने वाले हैं एनर्जी प्राइसेस की वजह से। तो आपके पास जो विकल्प है वो कम होते जा रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में अगर भारत अपनी जगह में मजबूती के साथ खड़ा रहता है तो अगेंस्ट द रब ऑफ ग्रीन, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है भाषण में G20 में, वो चीज आप देखेंगे, क्योंकि वो विकल्प जो दूसरे जो अल्टरनेटिव मार्केट्स हैं, चीन में भी अभी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी उस लेवल पे खुल नहीं पाया है जिस लेवल पे वो चाहते हैं, जो ऑल्दो उन्होंने रिलैक्सेशन किए हैं। तो विकल्प जब कम हो जाते हैं तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। करेंसी बाजार की ओर चलते हैं, जहां से अच्छी खबर है। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत हुआ और एक डॉलर की कीमत 81 रुपए 10 पैसे दर्ज हुई। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 0.67% की गिरावट से 105.94 पर बंद हुआ। रुक करें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का, तो एशियाई शेयर बाजारों में आज बढ़त का रुख रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 4.1% के उछाल पर बंद हुआ और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 1.6% की वृद्धि दर्ज हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.4%, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.2% और जापान का निक्केई सूचकांक 0.1% की बढ़त में रहे। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां रुख मिला जुला था। फ्रांस का कैक 0.2% की बढ़त पर था। लंदन के फुटसी में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था और जर्मनी के डैक्स में 0.3% की गिरावट चल रही थी। And in the US markets, the Wall Street's main indices ended lower yesterday, with real estate and discretionary sectors leading broad declines. The three major US indices fell as investors looked for next catalysts after last week's big stock market rally. The Dow Jones Industrial Average fell 0.6% and the S&P 500 lost 0.9% and the Nasdaq Composite Index declined 1.1%. And moving on to oil prices today fell more than 0.5% as rising COVID cases in China renewed fears of lower fuel consumption from the world's top crude importer. And in the intraday trade, Brent crude was trading at $92.70 per barrel, while the WTI crude prices were at $85.30 per barrel. तो वही जो परवर्स इफेक्ट की आप बात कर रहे थे कि अगर कोविड बढ़ रहा है तो ऑयल के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, जो हमारी जैसी इकोनॉमीज के लिए। एंड वो कमोडिटी एक्सपर्ट्स वो कह रहे हैं कि अभी इसके वजह से जो मुद्रास्फीति की जो सिचुएशन प्रॉब्लम वो तब भी कंट्रोल में है। अगर चीन जो है उसकी अर्थव्यवस्था फुल स्ट्रीम में वापस आ जाती है तो वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ने के और खतरा बढ़ जाता है। आइए रुक करते हैं प्रेशियस मेटल्स का। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर के वायदा कारोबार में सोना 145 रुपए की बढ़त से 52,865 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। दिसंबर अनुबंध वाली चांदी बिना किसी खास बदलाव के 62,465 रुपए प्रति किलो पर थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,779.80 प्रति आउंस पर था। चांदी गिरावट दर्ज करती हुई $22 प्रति आउंस पर थी। क्या आपको लगता है ये जो प्रेशियस मेटल्स हैं इनका आगे क्या ट्रेंड आपको दिखाई देता है, जो अभी स्थिति है वर्ल्ड इकोनॉमी की जिसमें थोड़ी स्टेबिलिटी लौटी है? देखिए, जब तक आपको फाइनेंशियल एसेट्स में खतरा नजर नहीं आता, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में जब तक खतरा नहीं होगा तब गोल्ड एक लिमिटेड दायरे के अंदर ही ग्रो करता है। पर जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में खतरा आ जाता है, जैसे कि हमने 2020 में देखा और 2008 में देखा, तब वो रन अप करता है। तो आप पाएंगे 2008 से 18 के बीच में पहले 5 साल में उतना ग्रोथ नहीं हुआ, फिर अगले 5 साल में ग्रो होने लग गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उज्जैन, आप आए स्टूडियो में और आपने विभिन्न विषयों पर हमें विस्तृत जानकारी दी। And before we close, a reminder of the headlines once again. India is a ray of hope for the 21st century world, says the Prime Minister. Says talent, technology, innovation and industries have made significant mark throughout the globe. Key domestic indices witness modest gains. Sensex closes near 61,900 level. Nifty settles above 18,400 points and rupee strengthens
16 paise against the US dollar. And that's it in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye till we meet again the next time. Market Mantra.